जय जय। जड़ी बूटियों से प्रकृति ने सारा विश्व बचाया है। आयुर्वेद और योग आज भी काम सभी के आया है। काम सभी के आया है। बोलो आयुर्वेद जय जय, बोलो प्रकृति देव जय जय, बोलो आयुर्वेद जय जय, बोलो प्रकृति देव जय जय, होवे जग निरोग जय जय, आदि योग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट डाइटिशियन प्रिया मित्तल आज लाइव हूँ आयुर्वेदा सही है से। तो आज हमारे साथ यहाँ एक ऐसी हस्ती है जिन्हें किसी परिचय की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगी क्योंकि जब ये गाते हैं तो इनके लफ्ज, इनके बोल लोगों के दिलों में सीधे उतर जाते हैं और इन्हें संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। अगर बात करें हम सर के कॉन्सर्ट्स की और गाने की, तो देश विदेश में अब तक 1300 से ज़्यादा कॉन्सर्ट सर कर चुके हैं और 25 भाषाओं से ज़्यादा भाषाओं में सर 1500 से ज़्यादा गाने गा चुके हैं। और जो सबसे खास बात है वो ये है कि सर को पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है और सर हमारे यंगेस्ट सिंगर हैं सम्मानित किए जाने वाले। तो सर मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पेज पर। जी प्रणाम, थैंक यू वेरी मच प्रिया। सर तो और देर ना करते हुए सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो सर यहाँ कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सर जैसा देखा गया है या पाया गया है कि आप हमारी प्रकृति से, हमारे आयुर्वेद से, हमारे योग से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इस तरह की छाप अक्सर आपके गानों में भी देखने को मिलती है। और जो आज की युवा पीढ़ी है, जिस तरह के गाने वो पसंद करती है वो कुछ इस तरह के हैं, शायद हम अपने परिवार के साथ नहीं खुलकर सुन सकते या बैठ सकते। तो उस पीढ़ी के बारे में, उस सोच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके पेज पर जितने भी दर्शक और श्रोता जुड़े हैं उनको प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और जो आपने प्रिया बहुत ही प्यारा प्रश्न किया है कि हमारी जो आज की जनरेशन है, आज की संतति है, वो कुछ ऐसे गानों की तरफ मोहित होती है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हमारी आज की जनरेशन तो बहुत ज्यादा जागरूक है। इनफैक्ट मैं बताऊं कि हमारा आज योग, हमारा आयुर्वेद, हमारा प्रकृति प्रेम युवाओं की वजह से ही ये सशक्त हुआ है और इतना दृढ़ हुआ है कि पुनः इसके बारे में विदेश तलक के लोग पागल होकर आ रहे हैं और लौट कर ऐसे आ रहे हैं जैसे अपने धाम की तरफ भाग रहे हों। मतलब जैसे भारत में तो धाम है भारतीयों के लिए, लेकिन भारत धाम है विदेशियों के लिए। मैं आपको बताऊं, और विदेशियों के लिए क्या चीज है, हमारे यहाँ की दाल, सिर्फ दाल भी खा लेना, वो दलिया ही खा लें बस, हे मेरे दाता, उनका उद्धार हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि का उद्धार करने का जो एक खंड है वो है भारत। और भारत के भी आप जैसे प्रिया और हमारे जितने भी ये पूरे पेज के संचालक हैं, इनके जैसे ये जो लोग हैं, ये युवाओं का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और इसकी वजह से आज ऐसी शक्ति हो गई कि मैं क्या बताऊं आपको। कंज्यूमरिज्म, जो कंज्यूमरिज्म होता है, उपभोक्तावाद, बाजारवाद, सिर्फ इसके शिकार हुए हैं हम। और उसमें भी अब जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की जो मुहिम छेड़ी है और जो हमें एक हमारा सूत्रपात किया नए रास्ते का, तब से तो युवाओं में एक बहुत ही बड़ा प्रबल एक उत्साह है। और उसी उत्साह में आप देखिए कि गांव तलक के युवा भी अब पढ़ लिख कर आईआईटी करके, आईटीआई करके न जाने क्या क्या कर रहे थे। पहले नौकरियां ढूंढते थे, अब नौकरियां दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं घी गंवार ही उगाऊंगा बस, यानी अंग्रेजी में उसे एलोवेरा बोलते हैं। मैं एलोवेरा उगाऊंगा, कोई ज्यादा नहीं, बस मुझे ध्यान देना है। और यदि आप मिट्टी पर ध्यान दें तो मिट्टी आप पर ध्यान देती है। क्यों? क्योंकि हम मिट्टी से ही निर्मित हुए हैं सब। और हमारे यहाँ जीने की बहुत ही साधारण सरल पद्धति होती है। जो सनातन हमारे भारतीय जीवन शैली है वो बहुत ही सरल और सादा होती है। आप आज भी 20 रुपए की एक ऐसी सब्जी खा सकते हैं जिससे आप स्वस्थ भी रहें, आनंदित भी रहें, उत्साहित भी रहें। लेकिन आपको बीमारी लग गई है बर्गर, टर्गर,
हरगर, लरगर, ये सब नए नए नामों की, जिसकी वजह से आप न केवल खाते हैं बल्कि आपको कोई खा रहा है। जिसको आप खा रहे हैं वो आपके अंतर मन को, वो आपके शरीर के अंतर अवयवों को खा रहा है। तो बर्गर को आप खा रहे हैं, बर्गर हमें खा रहा है। इसलिए बाजारवाद हम पर पूरी तरह से चढ़ा जा रहा है। अब लेकिन हमारे युवा चेत गए, हमारा भारत चेत गया है। भारत को पता है, अभी पीछे कुछ एक झंझट चला था जिसमें एक वो सिवैये जैसी आती हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, तो वो बैन कर दी थी। और समझ लीजिए अगर भारत कुछ बैन कर दे तो बेचैन कर देता है पृथ्वी को। भारत ने अभी कुछ ऐप बेचैन अभी बैन किए कुछ, तो वो उनको मैं ऐप नहीं कहता, ऐब कहता हूँ। वो ऐब बैन किए हैं। यदि भारत से ऐब बैन होते गए तो भारत में, भारत के लोगों में, भारतीय जीवन शैली में, भारतीय जीवन शैली की पद्धति में प्रकृति प्रेम इतना घातक और इतना विशाल और इतना भयावह है कि मैं कहता हूं पूरी पृथ्वी को हम निरोग कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी को। भारत में कोई पहले रोगी नहीं होता था, भारत में अस्पताल नहीं होते थे। 100-100, 200-200 किलोमीटर पर एक कोई अस्पताल होता था, उसमें भी कोई 1 या 2 डॉक्टर पाए जाते थे। ये 100-200 साल पुरानी बात बता रहे हैं हम। हमारे बड़ों ने जो पुस्तकें भी लिखी, बड़ों ने जो कहानियां भी सुनाई। किसी गांव में कोई अगर किसी के घर में डॉक्टर जाता था तो घर से निकल निकल के लोग देखते थे किसके घर गया है। ऐसा लगता था जैसे कोई पाप तो नहीं कर लिया, डॉक्टर आ रहा है, ऐसी वाली बात है। क्यों? वो क्या था? वो एक संकेत था कि कोई जरूर कुछ गड़बड़ किया है, इसने कुछ गलत खाया है। पहले गलत खाना पाप जैसा होता था और अब गलत खाना फैशन हो रहा है। अब कैसे है, मेरे एक परिचित हैं, उनसे मेरी ऐसे शास्त्रार्थ चल रहा था, तो वो बता रहे थे कि ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। अब भारत तो ऑर्गेनिक ही होता था, भारत में तो केमिकल ये 20-30 साल पहले से ही आए हैं, क्योंकि जब से लोगों को जल्दी चांद छूने की बीमारी लगी है तो ये केमिकलों से जीने लगा मानव। उसके बाद प्रिया क्या कहानी हुई कि वो बता रहे थे कि ऑर्गेनिक सब्जियां जो हैं वो बहुत महंगी होती हैं और ऐसी सब्जियां जो हैं वो तो बड़े ठीक से दाम पे आ जाती हैं। तो मैंने उनको बताया कि जो अभी आपको ठीक से दाम पे सब्जियां आ रही हैं वो सब्जियां नहीं हैं, वो एक रसायन है, वो एक केमिकल है, तो आपके पेट में जाकर आपको हमेशा के लिए दवाइयों का मोहताज बनाएगा थोड़े दिनों बाद। तो या तो आप अभी पैसे बचा लो या फिर बाकी के पैसे आप दवाइयों में दे लेना, इस तरह से कर लो। तो हमें चेत रे न चेत रे, तेरा चिड़िया चुग गई खेत, अरे नर चेत रे, हमें सचेत होना पड़ेगा। हमारे युवाओं को, हमारी आज की संतति को, हमारी पद्धति को, हमारे जीवन शैली को हमें कम खाना है। कम खाने में भी क्या खाना है वो देखना, चटनी से भी खा खा के हमारा। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं प्रिया, हमारे यहाँ का एक पहलवान है, सुशील कुमार नाम है उसका, वो घी पी पी के ओलंपिक में ढाके आया। किनको? विदेशियों को ढाके आया मेरा भाई। अब मैंने जब उसका हाथ छू के देखा तो पत्थर जैसा हाथ था। उसने जिंदगी में कोई जीव हत्या कभी खा करके खाई नहीं, लाश नहीं खाई, ना लाश खाई ना मांस खाया। उसने परमात्मा के दिए हुए पत्ते पौधे खाए और माँ गौ माता का जो रस था, जो प्रसाद था, जो बछड़े ने बचाया, उसके बाद जो थोड़ा उसके हिस्से में आया माखन, वो खा खा के वो पत्थर हुआ है। और भारत माँ का ऐसा सच्चा सपूत है कि गोल्ड मेडल लाया और पता नहीं और कितने मेडल लाया। तो सोच कर ही कितनी बात प्यारी लगती है, कितनी प्रेरणा हमारे युवाओं को मिलती है कि अगर हम वनस्पतियां खाकर, जड़ी बूटियों के साथ जीकर, सादा जीवन जीकर, घी पी पी कर, दूध पी पी कर, वो भी बछड़े के हिस्से का नहीं, पहले बछड़ा पिए फिर जो बचे वो हम प्रसाद समझ के पिए, ये पद्धति से। और देखो विदेश में हमारे भारत का मस्तक ऊंचा करके, ऐसा है मेरा भारत, मेरे भारत को जितने भी मस्तक ऊंचे करने वाले कीर्तिमान स्थापित हुए हैं वो ज्यादातर सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं लोग, सिंपल जीवन जीने वाले हैं। जो पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप था वो कपिल देव जी थे, गांव के थे, एकदम हरियाणा के खेतों में भागते थे।
भारत ऐसा है जी, भारत सरलता का दूसरा प्रतिमान है। और आज हम उड़ रहे हैं, फैशन में लग रहे हैं, पैशन छोड़ के फैशन में लग रहे हैं। बिल्कुल, सलाम है सर आपके इस जज्बे को। और जो आपने जो कहा मेरा भारत, सही में मेरा भारत सच में महान है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और आपने जो बात कही कि इंसान मिट्टी से पैदा होकर मिट्टी में ही मिलता है, तो मेरा अगला प्रश्न भी इससे ही जुड़ा हुआ है। तो मेरा अगला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये, कोविड-19 ने, इस महामारी ने हमें दिखाया कि लोगों का जो सचेत था या लोगों का विश्वास था आयुर्वेद में, योग में, वापस से बढ़ा, कुछ ज़्यादा बढ़ा, रुझान और झुकाव देखने को मिला। वहीं अगर मैं बात करूँ कि हमारे इन भारत में इस कोविड से पहले या इस महामारी से पहले हमारे इस आयुर्वेद को, या आज भी अगर हम बात करें आयुर्वेद की या योग की, तो इसको एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का नाम दिया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए तो इसके लिए रणनीतियाँ और जो नीतियाँ हैं, जो पद्धतियाँ हैं, उन पर कार्य करना पड़ेगा। यदि मेरा पूरा भारत इकट्ठा हो जाए, मेरा पूरा भारत एक हो जाए, मेरे भारत में डिवाइड वाली बीमारी ना आए, हर परिवार में एक जनरेशन को हमने अगली जनरेशन को इतना बेकार कर दिया कि उनको कॉन्वेंटों में भेज के रिश्वतों से भर्ती करा के स्कूलों में, माता पिता साइकिल चलाकर सिंपल हिंदी बोल बोल कर जिए, लेकिन उन्हीं माता पिताओं ने अपनी अगली पौध को रिश्वतों से भर्ती कर करके कॉन्वेंटों में भेजकर मानसिकताओं में अलग फर्क डाल दिया। तो माता पिता जो हैं उनके लिए अब ओल्ड फैशन्ड हो गए हैं। मैं अब आपको बता दूं, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है, ये मूल मेडिसिन है पृथ्वी पर, जिसका नाम हमने आयुर्वेद रखा हुआ है। इस आयुर्वेद के ही फॉर्मूलों को लोगों ने अंग्रेजी फॉर्मूलों में एलोपैथी ने अपनाया है। आप सारे मॉलिक्यूल सारे उठा के देखिए, उनके तत्व वही मिलेंगे जो आपको हल्दी में मिलते हैं, उनके तत्व वही मिलेंगे जो आपको जिंजर में मिलते हैं, उनके तत्व वही मिल जाएंगे जो आपको लहसुन में मिल जाते हैं, उनके तत्व ऐसे ऐसे मिल जाएंगे आपको जो अजवाइन में मिलते हैं। और तो और एक होता है हींग, हींग तलक में वो उन्होंने नाम उनके अलग अलग रख दिए। देखिए क्या हुआ है कि तने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया, और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। ये देखिए बुराई जो पनपी है, ये क्यों पनपी है? हमारा मुख्य धारा जो वस्तुएं थी, मुख्य धारा का जो जीवन था, मुख्य धारा की जो हमारी टेक्नोलॉजी थी हील करने की दुनिया को, वो अब अल्टरनेटिव क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि हमारे अपनों ने हमारे साथ दगा की, हमारे अपनों ने हमें गद्दारी दिखाई, हमारे अपनों ने हमें लूटा और लुटवाया मिलकर। तो ये जो हमारी पद्धति थी, ये पूरी दुनिया ने अपनाई, हमारी पद्धति से दुनिया ने जीना सीखा। और आज भी बेशक उन्होंने अपनी कृत्य कर लिए हों, लेकिन सत्य जो है वो परमात्मा की दृष्टि होती है, परमात्मा की दृष्टि। अब शिव की त्रिनेत्र तो यहाँ खुली हुई है भारत में। आज भी पूरा विश्व जब महामारी से जूझ रहा है, तो भारत ही है जो सबको सहला भी रहा है, अपनी मुसीबतें भी दूर कर रहा भारत, लेकिन बाकी देशों में भी क्लोरोक्वीन और पता नहीं क्या क्या क्वीन, सब राजाओं को भी और क्वीनों को भी क्लोरोक्वीन हमारे जहाज ले लेके जा रहे हैं भर भर के, कभी जर्मन में, कभी ब्राजील में, कभी अमेरिका में। तो आज भारत जो है ये बता रहा है कि भारत ही था जिसने पूरे विश्व की रक्षा की थी, भारत ही है जो पूरे विश्व की रक्षा करेगा। और कैसे करेगा? अपनी वनस्पतियों से करेगा, अपनी जीवन पद्धति से करेगा, अपने योग से करेगा, अपने आयुर्वेद से करेगा, यहां तक कि अपने मंत्रों से करेगा। जब आप ये देखिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और त्वमेव सर्वम मम देव देव। सिर्फ एक ये छोटा सा मंत्र है जो हमारे यहाँ का बालक भी जानता है, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है, बड़ा कॉमन है ये। मैंने इसीलिए कॉमन बताया अभी, क्योंकि मैं अनकॉमन चीजें अभी नहीं बताऊंगा थोड़ा, क्योंकि इतनी हॉर्स पावर हमारे युवाओं में अभी नहीं है। धीरे धीरे उनको हम कर रहे हैं कि बाद में ऐसा भारी भारी बनाऊंगा कि शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा, बाद में हम ऐसी वाली उनको नहीं देंगे। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो श्लोक है ये हमारी दृष्टि में मात्र एक श्लोक है, लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है, आप ओम के साथ इसको गुंजार कीजिए तो लोगों की धमनियों में जो रक्तचाप होता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रिया ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है,
हमारे मंत्र, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे ये हो जो मैंने अभी गाया, चाहे और बहुत सारे मंत्र हों जो हम गाते हैं, तो मैं आपको हमारी मंत्र शक्ति से भी पूरा विश्व हील हो रहा है और होगा। ये बात अलग है कि उन्होंने कंज्यूमरिज्म जो है, उनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग, उनके कुल 30,000 शब्द थे अंग्रेजों के, उन्होंने 30,000 शब्दों को ऐसा घोलमेल किया कि उसी में अग्रीमेंट बनते हैं, उसी में फार्मेसी बना दी उन्होंने, उसी में सारी दुनिया को घेर लिया उन्हीं शब्दों में। और हमारे यहाँ का धनिया उनके यहाँ का कोरिएंडर हो गया, एकदम ऐसा लगता है जैसे अलेक्जेंडर का भाई है। और हमारे यहाँ का धनिया, जैसे मैं आपको एक हंसी की बात बताता हूँ, हमारे यहाँ की दादी ने कहा जे जा लाला थोड़ा धनिया ले आ, तो लाला जो है वो गोल हो गया, गायब हो गया। अब मान लीजिए गर्लफ्रेंड ने बोला विल यू प्लीज गेट मी सम कोरिएंडर, तो लाला जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि यूरोप ही ना चला जाए कहीं फ्लाइट लेके, गर्लफ्रेंड को कोरिएंडर लाना है उसे। तो देखिए शब्द का कैसे आपके मनोविज्ञान पर असर होता है। जब आप कोरिएंडर कह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे अलेक्जेंडर का भाई लाना है भर के, जबकि आप धनिया कहेंगे तो धनिया में बात ही वैसी हल्की सी लग रही। तो इस तरह से उन्होंने शब्दों की महामाया हमारे ऊपर थोपी, शब्दों का जाल थोपा। और आज भी आप नए बच्चों को आप देखिए, उनकी हिंदी उतनी गजब नहीं होती और हिंदी के शब्द उनको नहीं आते, और माता पिता भी इस बात को बड़े कूल समझते हैं। तो पहले तो हमें अपनी ही चीजों पर थोड़ा कार्य करना होगा, हमारे शब्दों का, हमारे बोलियों का, हमारे जितने भी थॉट्स, हमारी सूक्तियां, हमारी किंवदंतियां, ये हमें बच्चों को ज्यादा उड़ाना नहीं हवा में, हमें अपने निकट उनको रखना। पहले की जनरेशन्स कैसी थी, मेरे माता पिताजी ने मुझे बाल्यावस्था में अपने निकट रखा, उनकी संगत से मेरे जीवन की अब रंगत जो भी दिखती है। उसके बाद मैंने संगीत की बाकायदे शिक्षा नहीं ली है, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड म्यूजिशियन येट, आई राइट, आई कंपोज एंड आई मेक माई ओन म्यूजिक, एंड माई ओन म्यूजिक is being loved by today's generation। वो लोग सब क्यों प्यार करते हैं हमारे संगीत को? क्यों? क्योंकि उनको उसमें कुछ लोकल बात दिखती है, कोई ऐसे शब्द दिखते हैं जिनमें एक मिट्टी का जुड़ाव है, एक अपनापन दिखता है। जैसे एक शब्द है, मैं बताऊं हमारे यहाँ शब्दों की रचना भी कैसे होती है। ये जो मैंने पहना हुआ है ये क्या है? इसको आप अंग्रेजी में क्या कहती हैं? इसको हम क्रिस्टल बोलेंगे। नहीं, पेंडेंट बोले इसको। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट ब्लू वाला मोती। नहीं, आप ब्लू को नहीं, आप इसको क्या कहते हैं? पेंडेंट कहते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, पेंडेंट बोलेंगे हम। पेंडेंट अंग्रेजी में कहते हैं। अब ये हिंदी में बताता हूं मैं इसका नाम आपको। हिंदी में इसका नाम है ढोलना। अब ढोलना क्या है किसी को नहीं पता, आधे तो ऐसे अचानक पैदल से हो जाएंगे जैसे अकल से पता नहीं कौन सा नया शब्द सुन लिया। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, जानिया वे हानिया वे। ये ढोलना है। कैसे ढोलना? जो दिल के पास डोल रहा हो, ये यहाँ पे डोलता है, तो ये वर्ड एक शब्द गढ़ा ढोलना। ये लाड़ले शब्द हैं। देखिए मैं बात भी कर रहा हूं तो रोंगटे हमारे खड़े हैं। ये लाड़ले शब्द हैं, लेकिन किसी को है फुर्सत? सब लगे हैं बर्गर, हरगर, पिज्जा, ये नए नए शब्द सीखने में। एक नया शब्द सीख लिया आजकल बहुत सारे बच्चों ने, डिप्रेशन। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि पहली बार कब सुना था ये वर्ड? मैंने तो अपने जीवन में एक शब्द सुना था, इंप्रेशन। बाद में थोड़े दिनों से ये भी सुन रहे डिप्रेशन, मुझे वो डिप्रेशन तो मैं हंसने लगा, उनका यार इतने बड़े बड़े शब्द ये कहाँ से सीखे हो? अरे पगलो, ये शब्द ही बेचे गए हैं तुम लोगों को, ये नहीं फंसना नहीं इन शब्द जालों में। ये शब्द देखिए, ये लॉ में, मेडिकल में, ये बड़े बड़े शब्द ही तो बेच रहे हैं, वरना अंग्रेजों के पास क्या था? सब कुछ अंग्रेज यहाँ से लेके जाते थे,
सब कुछ जीवन की शैली तलक उनका जो हमारा जो अजवाइन है वो उन्होंने बीज अपना हल्का करके ऑरिगेनो नाम रख लिया उसका, ऑरिगेनो। समझिए, वो पिज्जा विज्जा पे डालते हैं ऑरिगेनो, लिटिल ऑरिगेनो। हमारे अजवाइन का जो तत्व था वो उन्होंने कम कर लिया, तो हल्का करके उसकी खुशबू सी बस रह गई है छोटी सी। और ऐसे जैसे मच्छर नहीं छोटे आजकल हो रहे हैं बरसातों में, ईंट बोलते हैं हम उसको, ईंट के साइज की बनाई है ऑरिगेनो। तो ये जो बड़े बड़े शब्द हैं, इन शब्दों के माया जालों में फंस रहे हैं हमारे। देखिए, चांद सूरज पृथ्वी ना बदला, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, हमारी जीवन शैली, हमारे खान पीन, हमारा पहनावा, सब कुछ वैज्ञानिक है, सब कुछ बहुत ही प्रकृति से ओतप्रोत है, और सब कुछ ऐसा है जो दूसरों को जीवन दे, हमें तो दे ही। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने चटनी खा खा कर ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अभी आपने मेजर ध्यानचंद का नाम सुना होगा, अभी आया था उनका जन्मदिन का, यही सितंबर प्रारंभ में। अब मैं आपको खुशी की बात बताता हूँ, वो यूपी के थे, प्रयाग के। अच्छा, प्रयाग में कोई ऐसे बहुत सारे 36 प्रकार के चश्मे तो मिलते नहीं थे। सामान्य जीवन के लोग, सामान्य लोग, भारत सामान्य लोगों से जाना जाता है। तो कभी एक टाइम की रोटी, कभी 2 टाइम की सब्जी, कभी चटनी, ये खा खा कर वो अपनी लगन से, अपने सौष्ठव से, अपने बलिष्ठ होने से, अपने वैभव से, मन के एकदम एकाग्र होने से उन्होंने क्या क्या कीर्तिमान किए। एक बार हिटलर जो थे, बैठे हुए थे, जब उन्होंने जर्मन को बहुत बुरी तरह लताड़ के हराया, तो हिटलर वो देख रहे थे। हिटलर ने बोला, भैया इसकी हॉकी तोड़ो, इसमें कुछ लगा है। जब हॉकी तोड़ी तो कुछ नहीं, उन्होंने अपनी हॉकी दे दी, फिर खिलवाया, फिर मारा। तो क्या है, ये हॉकी नहीं, ये यहाँ का केंद्र है। जो योग से, जो ध्यान से, जो आपके प्राणायाम से आप एकाग्र हो जाते हैं, आपकी शक्ति एक हो जाती है, आपकी ऊष्मा एक हो जाती है, आपकी श्वास क्रियाएं एक हो जाती हैं, तो वो शक्ति होती है, उससे आप पर्वत भी उठा सकते हैं। इतनी शक्ति होती है योगियों में, ऐसी शक्ति होती है कि 20-20 ट्रकों को खींच सकते हैं योगी। क्यों? क्योंकि वो शरीर की शक्ति नहीं है, वो अनंत की शक्ति से जुड़ जाते हैं, और फिर वो कागज बना देते हैं बड़े बड़े भारी वस्तुओं को। तो मैं ऐसे बात इसलिए बता रहा हूं कि भारत को ऐसे ऐसे जादूगर दिए हैं साधारण जीवन से, साधारण जीवन जीने वालों ने असाधारण कार्य किए हैं। ऐसा है मेरा भारत। तो मेरे भारत के नौनिहालों, मेरे भारत के युवाओं, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन ये करता हूं, एक तो घड़ी घड़ी ये मत कहिए कि भारत में ये नहीं है, भारत में वो नहीं है, सब कुछ है। बस आपको अपनी दृष्टि खोलनी पड़ेगी, आपको अपने कर्णपुट खोलने पड़ेंगे, अपनी चक्षु खोलनी पड़ेंगी। हाँ, जो है उससे सवाया करने की पहले पद्धति सीखो। ज्यादातर ये मत देखो कि लंदन कहाँ है, न्यूयॉर्क कहाँ है, कुछ नहीं रखा। सब में डिप्रेशन की रोग है, वहां उदासियां हैं, तन्हाइयां हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। कोई ऐसे जैसे हमारे यहाँ नुक्कड़ों पे अभी भी लोग हंस रहे हैं, पैसा एक नहीं है, लेकिन जहां भी चाय की दुकान आप देखेंगे वहां हंसने वाले लोग, जैसे कोई लॉटरी लगी हो, जैसे कहीं से पेमेंट मिली हो। ये कोरोना काल में भी बेचारे मास्क लगाया है, लेकिन फिर भी बोल के हंस रहे हैं। ये दुनिया में दृश्य कहीं नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़े हैं, लेकिन उदासी और शांतता इतनी ज्यादा है कि वो उदासी से ही मर रहे हैं लोग। तो मेरे भारत में रौनक है, मेरे भारत में चोलर है, मेरे भारत में चमक है और अपनापन है। आज भी कम में भी दम है, ऐसा है मेरा भारत। और मेरे भारत को ऐसा किसने बनाया? ये प्रकृति प्रेमी जो हमारी पद्धति है जीवन, सनातन जीवन शैली, ये इसने बनाया। आज हमें एक साथ होकर, एकजुट होकर प्रिया एक शपथ लेनी पड़ेगी, हमारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। एक तो ये कि भैया हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए नहीं, हम नौकरी देंगे। अब ये पहला नियम बनाइए आप, हर युवा मेरा इतना सक्षम हो कि वो हवा बेच दे, वो धूप बेच दे,
वो मिट्टी बेच दे। अब मुल्तानी मिट्टी नहीं मिलती, अब लाल मिट्टी नहीं मिलती, अब मिट्टी बर्तन बनाने वाली नहीं मिलती है। मेरे युवाओं, ऐसा थोड़ी मिट्टी गायब हो गई है, सब है। कर्मठ लोग गायब हो गए हैं, मेहनती लोग गायब हो गए। अचानक के मोबाइल सबके हाथ में आ गया, बिना बात के भी सबके मोबाइल बिजी हैं, सबके पास 2-2 मोबाइल हैं, जिनके पास रोजगार नहीं उन पे 3 है। तो ये जो चलन है ये गलत है। जो मैंने बताया कि चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। विद्वानों को बदलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पहले मेहनत करते थे, कम खाते थे लोग, कोई रोग पास में आता नहीं था, माता पिता की सेवा करते थे, उनका आशीर्वाद मिलता था। जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो न केवल आप निरोगी होते हैं, बल्कि आप बहुत ज्यादा धनवान भी होते हैं, संपत्ति भी आती है, आप अपने तरीके से प्रगति भी करते हैं, क्योंकि जिसने बड़ों की सेवा की उसको इतना कुछ मिल जाता है कि मैं क्या बोलूं। और जिन्होंने बड़ों का दिल दुखाया वो 12 बाट होते भी देखा हमने। तो इस तरह से हमारे युवाओं को इकट्ठा होकर अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन के साथ दूसरों के जीवन को सुधारना है, और सबको इतना जरूर पढ़ना है कायदे से। ऐसा नहीं पढ़ना कि ग्रेजुएशन भी हो गया फिर भी हिम्मत नहीं है उनकी कि शहर के किसी 10th वाले के बाजू में भी बैठ के वो डरे डरे से बैठते हैं। ऐसा नहीं होना। आप हिंदी पर गर्व करिए, अपनी संस्कृत पर गर्व करिए, अपनी जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में आप निपुण रहिए। ये ना हो कि उसमें भी अधूरे हैं, मान लीजिए बोल रहे हैं तो क्लियर बात ही नहीं चल रही। अब अगर आप ऐसा युवा हो तो वो युवा किसी काम का नहीं, और ऐसा भी युवा ना हो जो विदेशों की बातें करे, बस जो एवेंजर्स के बारे में बता रहा हो और जो ब्राजील की हिस्ट्री बता रहा हो। भाई तू पहले भारत को तो समझ ले। मैं उन लोगों के लिए भी एक आज संदेश देना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं ओ यार आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग बोर्ड इन दिस पैंडेमिक लॉकडाउन। जो लोग बोर होते हैं, जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ क्या उन्होंने 4 धाम की यात्रा कर ली क्या? अभी तो बहुत कुछ करने को है बाकी भाई, अभी से तुम लोग बोर हो रहे हो। बिल्कुल ये छोटी और मोटी बातें हैं। आप भारत ऐसा खंड है प्रिया, भारत के कण कण में परमात्मा का वासा है, और कोई ना माने तो देख लो, जरा हिले और अपने सच्चे मन से भारत को प्रणाम करके इस मिट्टी को तिलक लगाकर चले कि मैं भारत को दर्शन मात्र करना चाह रहा हूं। भारत के इस भारत को बड़े बड़े तुर्रम खां लोग युगों युगों से आए हैं, भारत कहीं गया नहीं। भारत के पास लोग आए, भारत के वैभव को, भारत के भारत की शक्ति को, संपदा को देखा, और उन्होंने बेचारों ने साम दाम दंड भेद नीति लगा के, अलेक्जेंडर भी आया जिसका नाम सिकंदर बोलते हैं हम लोग, और बहुत सारे मुस्लिम लोग भी आए बेचारे बाहर के। बाद में जब उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने आक्रमण भी किए, वो बात अलग है कि हमारे यहाँ के गद्दारों ने उनका साथ दिया, वरना उनके तो बाप में कोई दम नहीं था। खैर, लेकिन वो तो गई गई को जान दे, रही रही को थाम हो गया, वो तो पुरानी बात थी। आज के युवाओं के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि ऐ मेरे युवाओं, जितना भी पढ़ो ऑनेस्टली पढ़ना, चाहे ग्रेजुएशन करो, चाहे 12th करो, चाहे MA करो, लेकिन इतना सच्चा पढ़ना कि जो आपने पढ़ा है उस पुस्तक का आपको सच में ज्ञान होना चाहिए। ये ना हो कि आप MA पढ़ने के बाद भी ठन ठन गोपाल टाइप की नॉलेज लिए घूम रहे हैं, वो दुखद बात है, वो फिर पढ़ाई किसी काम की नहीं। दूसरी बात युवाओं को इकट्ठा होकर भारत पर, अपने भारत के गौरव पर, वैभव पर, अपनी भारत की संपदा पर, अपनी भारत की संस्कृति पर एक बहुत ही ज्यादा गुमान करना होगा, अभिमान करना होगा। जब आप अपने बड़ों पे अभिमान करते हैं तो आपको ये डिप्रेशन नाम की बीमारी कभी छू नहीं सकती, ये हो नहीं सकता, बाखुदा हो नहीं सकता, नाखून से गोश्त जुदा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपके अंदर एक ऐसी शक्ति दी है। जब आप माता पिता की सेवा करते हुए बड़े होते हैं तो आपके आत्मविश्वास का इतना बड़ा आधार बना देते हैं माता पिता, ऐसा आपके अंदर विचार डाल देते हैं कि आपको भूले से भी कभी दुनिया में चाहे कितने भी अवरोध आ जाएं, कितने भी लोग आकर आपको माया जाल में फंसाएं, प्रेम में फंसाएं, छल में फंसाएं, छद्म में फंसाएं, लेकिन आप कभी फंसेंगे नहीं, और आपकी तीसरी आंख हमेशा जागृत रहेगी। आप इतने अवेयर रहेंगे
कि आपको लगेगा नहीं बेटा, मेरी माँ की सीख ये नहीं है, मेरे पिता की सीख ये नहीं है। यदि माता-पिता की संगत में आप रहेंगे तो, अगर नहीं रहेंगे, आपने सेवा नहीं की, तो देखिए दुर्भाग्य होता है। इसकी वजह से ऐ मेरे युवाओं, फँसना छोड़ दो, क्योंकि फँस-फँस कर आप लुट रहे हैं और परिवार तबाह हो रहे हैं। युवाओं के ऊपर एक बहुत बड़ी गर्दिश आ रही है ड्रग की। ड्रग हमें पता भी नहीं था, हमारे यहाँ तो ये भांग-वांग सब उगती थी, लेकिन इन पर भी परमात्मा ने हर चीज़ पर एक वो सीमित वो बनाया था, फिर सरकारों ने भी इस पे नियम बनाए हैं। उन नियमों में रह के हमारा युवा अच्छे से जी रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि अलग-अलग प्रकार के नाम अब हम सुन रहे हैं, कभी न्यूज़ में, कभी सोशल मीडिया में, कि युवा अब इन तरफ दिख गए हैं। मैं आपको बोलता हूँ, ऐ मेरे युवाओं, जीवन का ही नशा अपने आप में बहुत बड़ा नशा होता है। और तो और पानी का ही नशा झेला नहीं जाएगा। अगर अच्छा पानी कहीं मिल जाए, नीम के नीचे का हैंडपंप का पानी, आहाहाहा! कोई नीम का बढ़िया पेड़ हो, ओहो हो! और वहाँ का आप ज़रा पानी जो निकलता रहता हो, चलता रहता हो, उस नल का पानी आप पी लें, तो आपको लगेगा अमृत पी लिया। उसी का नशा ना झेलें। आप अगर ढंग का खाना ही खा लें, अच्छी ताज़ी भिंडी तोड़िए अपने खेत की छोटी, और देशी भिंडी, और तो और देशी भिंडी के साथ एक होता है बाकला, बाकले के साथ-साथ एक होता है सनकुकड़े। सनकुकड़े तो नाम भी नहीं सुना होगा जी किसी ने। ये मैं सब्जियाँ बता रहा हूँ। और कोई सब्जी बताओ जल्दी लोकल कोई, जो बावले हो जाएँ लोग सुन के। जिस सनकुकड़े जिस सन पे हम बान बनते हैं बुनते हैं, उस सन का फूल और फल वो भिंडी का जैसे छोटा रूप हो गया हो, बहुत ही छोटा-सा, ऐसा होता है। आहाहा! प्रिया, मेरे ईश्वर, ये चीज़ें ही खत्म हो गई, अब गाँव में भी नहीं मिलती। ये चीज़ें कैसी चीज़ें हैं कि यही खा-खा कर लोगों ने इतने कीर्तिमान बढ़ा दिए कि हम क्या बोलें। इस प्रथा को, इस विधा को पुनः जीवित करना होगा और हमें प्रकृति के पास लौटना होगा, हमें योग में आना होगा और योग के साथ-साथ हमें आयुर्वेद को अपनाना होगा। एक नई बात हम जो कर रहे हैं, आप सबके युवाओं के माध्यम से हम जितने भी हमारे प्रशंसक लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दर्शकगण, उनको हम ये संदेशा देंगे कि ये पेज के जो सब प्रबंधक कमिटी है, जो भी संयोजक हैं आपके पेज के, उनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, कैलाश खेर एकेडमी ऑफ लर्निंग आर्ट्स, ये हम लेकर आ रहे हैं लगभग 2-4 महीने बाद। कैलाश खेर एकेडमी ऑफ लर्निंग आर्ट्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी KKALA, कला, और इसका जो मूर्त रूप बनेगा वो मुंबई से हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने यहीं पर बना लिया एक विद्यालय छोटा-सा, तो उसका नाम हम कला धाम रख रहे हैं, और जो ऑनलाइन होगा वो होगा KKALA कला.in, भारत का इन, इंडिया का IN। तो हम वो लेकर अब ये बहुत जल्द हमारे युवाओं के दरमियान आएँगे। पूरे विश्व को हम मंत्र सिखाएँगे, मंत्रों से कैसे हील करें हम अपने आप को और पूरी पृथ्वी को, और संगीत से हम कैसे थेरेपी दें। जो ये आजकल बहुत शोर मच रहा है कि जी ये उदासी चल रही है और बहुत ये एंग्ज़ायटी हो रही है, और ये तो इसके जो मानसिक संतुलन वाली जो बातें आ रही हैं, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जी सुखी तो जहान सुखी, ये जो किंवदंतियाँ हैं, इसके लिए कैलासा हम अपने संगीत से पूरे विश्व को अब हील करेंगे, और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कला अब लेकर आ रहा है आपके लिए एक अध्यात्म का एक विद्यालय, आध्यात्मिक संगीत का विद्यालय। विद्यालय तो संगीत के बहुत हैं, लेकिन कला थोड़ा डिफरेंट क्यों होगा? वो उसकी विशेषता यही होगी कि हम उसमें प्रकृति, योग, संयोग, उसमें आयुर्वेद, और हम उसमें मंत्रोच्चार, हमारे जो उपनिषद, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे सत्यार्थ प्रकाश, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं बड़े-बड़े, उनका हम जीस्ट, उनका मूल, उनके मंत्र सिखाया करेंगे। और एक विशेषता बताता हूँ ऐ मेरे दर्शकों, ऐ मेरे श्रोताओं, तो उसकी एक विशेषता और होगी कला की, कि न केवल बच्चों का, युवाओं का, किशोरों का उसमें कोर्स होगा,
पूरे वर्ल्ड में एक तो इसकी ब्रांचेस होंगी, और इनके लिए इसमें हमने सीनियर सिटीजन्स यानी वरिष्ठ लोगों के लिए भी एक कोर्स बनाया है। उनके लिए हमने स्पिरिचुअल म्यूजिक का कोर्स बनाया है, और उनको हम सिखाएंगे। प्रिया, हे दया में हम सबों को शुद्धताई दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए, कीजिए अनुग्रह हम पे हो परमात्मा, हो हमारे देशवासी सबके सब धर्मात्मा, हे दया में, हे दया में। तो हम संस्कृत के मंत्रोच्चार और इस तरह की रचनाएं जिसमें भारतीयता, जिसमें आत्मीयता, जिसमें राष्ट्र धर्मिता, जिसमें धर्म के प्रति हमारा अवलंबन, और जिसमें हम मनुष्यत्व की ओर, प्रकृति की ओर, हमारे बड़ों की ओर, हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की ओर उन्मुख होंगे, हम इस तरह के कोर्सेज उसमें लेकर आ रहे हैं। और धीरे धीरे विश्व में परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, तो हम यही शिक्षा पद्धति, जो हमारी नई शिक्षा पद्धति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में अब ये प्रस्तावित की हैं, उसमें भी हम ये जोड़ रहे हैं कि संगीत जीवन का मूल आधार बने, और प्राथमिक शिक्षा से ही संगीत और अध्यात्म शिक्षा का मूल वो बने। क्योंकि हमारे बच्चों को सिर्फ दिवाली पर, गणेश चतुर्थी पर ही नहीं देवता दिखने चाहिए, उनको बचपन से पता लगे, हमारी कहानियां पता लगे अध्यात्म की, हमारे वेदों के बारे में जाने, हमारे ग्रंथों के बारे में जाने। तत्पश्चात जब भी रिचुअल का समय आए, जब भी हमारे संस्कारों का समय आए, तो वो करें तो आत्मीयता से करेंगे, उनको श्लोक मंत्रोच्चार बड़े मजे से पता होंगे, बड़ों के साथ वो भी बड़े बने। अब क्या होगा, जो बड़े बन रहे हैं उनकी खेप खत्म, और जो छोटे हैं वो छोटे ही रह गए बड़े होकर भी। तो हम लोगों को उसमें परिवर्तन लाना है। ऐ मेरे युवाओं, मेरा जीवन एक आंदोलन है, मेरा जीवन एक उद्वेलन है, मैं इस जीवन को आप लोगों के प्रति समर्पित कर चुका हूं। जितने भी युवा हमारे भारत में हैं, जिनमें योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, प्रकृति के प्रति थोड़ी सी भी लगन है, थोड़ी भी एक आवाहन की उद्वेलन है, थोड़ा भी उनके अंदर एक जज्बा है, थोड़ा भी उनके अंदर एक मन है ऐसा कि मैं इस देश की मिट्टी के काम आना चाहता हूँ, मैं इस देश की धरोहर के काम आना चाहता हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं इस देश की खातिर कुछ करना चाहता हूँ, वो हमसे जुड़े। हम यदि उनमें कोई हुनर देखें तो हम जहां तक उनके काम आ सकते हैं हम आए, वो जहां तक आ सकते हैं हमारे काम आए। अच्छा, कोई किसी के काम ना आए, कोई अपने ही काम आ जाए, अपना स्वास्थ्य ठीक रख लो बस। मतलब थोड़े दिन तक तो बहुत सारे लोगों के पास शरीर होता है, बाद में उनके पास एक ड्रम आ जाता है, पता नहीं ऐसी कौन सी हवा भर लेते हैं वो अपने अंदर। तो ये इतना ही ध्यान रख लो, अपने शरीर को परमात्मा का दिया हुआ एक वरदान मानकर, इसको एक मंदिर मानकर, उतना ही कुशल, उतना ही स्वच्छ और उतना ही निर्मल इसको रखें। और कहते हैं मन बुद्धि और आत्मा जब तक ना हो साथ, जब लेने की का पात्र साथ नहीं तो काहे में लेंगे आप। तो फिर मन बुद्धि और आत्मा को एक अलाइनमेंट में रखना होता है। इसीलिए योग और आयुर्वेद और प्रकृति हमें जीने की सीख देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, मेरा अगला प्रश्न भी, जो आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे हम आयुर्वेद और योग की बात करते हैं, उसी तरह हमारी रेकी चक्रास हीलिंग भी बहुत प्रचलित है। तो क्या कभी आपने उसको एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो एक बार अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करिए। नहीं, हमारे परिवार में एक्चुअली बहुत सारे योगाचार्य और इस तरह के रेकी ग्रैंड मास्टर परिवार के ही, हमारा तो परिवार ही प्रकृति और हमारी जो भारतीय पद्धतियां हैं, सनातन पद्धति, उन्हीं पे जीता आया है। मेरी बहन बहुत बड़ी हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, डॉक्टर नूतन खेर, और मेरे ब्रदर हैं प्रदीप कुमार, वो योगी हैं, बहुत तगड़े योगाचार्य हैं, योग सिखाते हैं, और वो योग सिखाने वालों को सिखाते हैं, यानी कि वो योग शिक्षक तैयार करते हैं। तो देखिए, जब घर में ही आपके ऐसे ऐसे कारीगर छुपे हों तो आप तो क्या अनुभव लें, आप ही को पता होगा ये तो। और ये सब क्या है, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है, ये हमारे योग से जुड़ी हुई चीज है, ये हमारे आयुर्वेद से जुड़ी
ये जो अभी आपने बताया था ना ऑल्टरनेटिव, इसको नाम दिया हुआ है, ये अंग्रेज देखना, अंग्रेजों के लिए ही ये महामारी आई है असली में। ध्यान से देखिए आप, जिन लोगों ने सबसे बड़ा बाजारवाद खड़ा कर दिया था, इस महामारी के बाद वो डर गए हैं। अब उनको समझ आ गया कि भारत ही बचाएगा हमें अब विश्व को। तो धीरे धीरे अब आयुर्वेद जो है अल्टरनेटिव नहीं होगा, आयुर्वेद मूल होगा, मुख्य। अब ये मुख्य धारा की पद्धति बनेगी फिर से, जैसे ये हजारों साल पहले थी, और बाकी की जो चीजें हैं वो बनेंगी अल्टरनेटिव। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव जो हैं वो देखिए लोगों ने देख लिया, अंग्रेजी दवाइयां जितना आपको ठीक करती हैं तुरंत, उतना ही लंबे में आपको ले जाती हैं और आपको भूत बना देती हैं, आपको वो जीवित नहीं बनाती। अंग्रेजी दवाई एक बार जिसको चिपक गई उसको वो भूत बना के छोड़ती हैं। बिल्कुल लगता है ऐसा जैसे ठीक कर रही हूँ, ठीक नहीं करती हैं। भाई कोई डायन किसी को आज तक ठीक करती है क्या, मुझे बताइए। लेकिन डायन जो है, डायन वो बहुत ही खूबसूरत मोहिनी रूप लेकर आती है। शुरू में आपको लगता है या आई एम टेकिंग एंटीबायोटिक, यू नो, तो वो अंग्रेजी के ऐसे वर्ड भारी भारी हैं, एकदम ऐसे सीख लो, बायोटिक आयोटिक ऐसा। अच्छा जी, अब अचानक आपने पेल डाला, अब 6 दिन का कोर्स आपने एंटीबायोटिक पेल डाला, लेकिन आप कम से कम 6 महीने तक वीक महसूस करते हैं। वो जो वीक महसूस होता है वो क्या है? आपके अंग प्रत्यंग अंदर से खोखले होते हैं धीरे धीरे, वो केमिकल आपको रस निचोड़ते हैं, जो आपका जीवाश्म का रस था, असली शक्ति जो आपके अंदर बह रही थी, आपके रक्त में, आपकी मज्जा में, आपकी हड्डियों में, आपकी हार्मोन्स में, आपकी रंध्रों में, आपकी धमनियों में, वो सब जो तत्व था, जो सत्व था, वो निचोड़ लेती हैं केमिकल। और वो केमिकल जब आपका अंदर का सत्व और तत्व निचोड़ लेती हैं, तो अंदर से आप और कमजोर हो जाते हैं, आप और थोड़ा सा निर्बल हो जाते हैं। और निर्बल होने का लाभ क्या होगा? अब आप बताइए कि भाई इसमें क्या है। तो जो एक दवाई आपने 6 महीने पहले खाई थी, आपको लगा आपका काम तो उसने सही कर दिया, अब कोई खतरा नहीं, वो दवाई आपके अंदर नई दवाइयां लाने का बीज बो के आई हैं। अब आप 6 महीने बाद फिर किसी और बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं, फिर आप 2 बार और एंटीबायोटिक ले रहे हैं, और आपने हिम्मत मारी, अगर चालाक लोगों ने, तो हो सकता है डॉक्टर आपको अचानक अंग्रेजी में बोलेगा, या यू मस्ट गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर से थोड़ी आप मोल भाव करते हैं, डॉक्टर से आप कभी बार्गेन करते हैं ना मोल भाव करते हैं, ना पलट के पूछते हैं। वैद्य से फिर भी पूछ लेते हैं, वैद्य साहब हम यही कर लें, अगर एक पूजा की बजाय ना खाएं, 4 दिन बाद मत ही खा तू भाई तू। तो वैद्य को हल्के में ले रहे हैं, जिनसे कई जनरेशन ठीक हुई, लेकिन अंग्रेजी ने बोला डॉक्टर ने, या प्लीज गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, या आई विल सी यू टुमारो। आज एडमिशन ले ले, बिल आज से बढ़ा, कल देखूंगा तुझे आके। पलट के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। ऐसा जीवन, मैं बोलता हूँ ऐसा जीवन नहीं जीना है। जागो, ये अभी समय आया है, अपने शरीर का ध्यान रखो, बस कुछ और मत करो, और कभी भी गलत चक्करों में फंसो मत, ऐसे में मत फंसो जिसमें आपका शरीर और आपका मन बेचैन हो। तो क्योंकि माया जाल बहुत है, अलग अलग रूप लेकर माया जाल घूम रहे हैं आपको फंसाने के चक्कर में। ऐसे अपना बलिष्ठ बने रहिए, भारत को जिंदा रखिए, अपने अंदर बड़ों को जिंदा रखिए, माता पिता को जिंदा रखिए, भारतीय जीवन शैली जिंदा रखिए, सनातन पद्धति जिंदा रखिए, हमारे अध्यात्म को जिंदा रखिए। असली भारत तो आप हैं मेरे युवाओं। मैंने आज एक ट्वीट किया है, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने आज के ट्वीट में प्रिया ये लिखा है कि हर युवा हमारे भारत का चलती फिरती एक फिल्म है, खुद चलती फिरती एक किताब है, चलती फिरता एक ग्रंथ है। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी जिंदगी की कहानी होती है कि वो खुद एक फिल्म बन सकती है। फिर आप क्यों इतनी बेहुदा फिल्मों को देखने में और 500 रुपए खर्च कर रहे हैं, 300 रुपया खर्च कर रहे हैं? क्यों? आपको समझ नहीं आ रहा कि एक पैसा क्यों आप खर्च कर रहे हो गलत चीजों पर? यदि कोई हमारे मूल्यों का ह्रास कर रहा है, हमारी संस्कृति पर विनाश कर रहा है, हमारे भारत की बेइज्जती कर रहा है, हमारे अध्यात्म की बेइज्जती कर रहा है, असम्मान अनादर कर रहा है, हमारे यहाँ तो फिल्मों को भी ऑस्कर तक उनको भेजा गया जिसमें भारत को बर्बाद दिखाया, बिल्कुल भारत को पिछड़ा हुआ दिखाया, गरीब दिखाया, घटिया दिखाया और असभ्य दिखाया।
उन फिल्मों को ऑस्कर तक भेजा जाता है, और वो भी प्राउड के साथ। हाय हाय हाय, कैसे कि लोग बहुत सारे टॉयलेट कर रहे हैं, उसी टॉयलेट में एक बंदा कूद कूद के कुछ काम कर रहा था, उसी की लॉटरी निकल गई बस। ये दिखाया जी। शर्म आनी चाहिए हमारे भारतीयों को। मैं उनको नहीं कहता जो दौलतमंद हैं और जो गलत काम करते हैं, क्योंकि गलत काम करने वाला तो अपनी सजा खुद पा लेता है। लेकिन ये देखिए, आंख के होते हुए जो हमारे युवा ज्यादा पैसा ऐसी फिल्मों पे लगाते हैं, बिल्कुल उन ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करिए, ऐसे चित्रों का बहिष्कार करिए जिनमें आपके मूल्यों का ह्रास हो रहा हो। आप अपने आप को ही देखिए, अपने आप को दर्पण में देखिए हर दिन, और बोलिए परमात्मा तुमने तो बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, मैं तो बड़ी अच्छी फिल्म हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी किताब हूँ। बस यहीं से शुरू हो जाएगा। मैंने पिछले 10 वर्षों में पैसे से टिकट खरीद के अपने लिए बाहुबली फिल्म देखी है बस। क्यों? क्योंकि बाहुबली में भगवान, इंसान का चरित्र, भगवान की महिमा, बड़ों का आदर सत्कार, बड़ों के पैर छू के उनके वचन को ही परमात्मा का रूप मानकर, ये सीख है हमारे भारत की। ऐसे ही हमारा भारत बना है। तो बाहुबली जो है वो भारत चित्रण है, मैंने उसी पे पैसे खर्च किए, मुझे गर्व है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं युवाओं से भी आग्रह करता हूँ कि आप सब भी गलत पैसा कहीं मत दीजिए किसी को, गलत लोगों को अपने मेहनत का पैसा न दीजिए, बहिष्कार कीजिए बुरे कामों का, बुरे फिल्मों का। ये जो फिल्में बन रही हैं इसमें घटिया बात जो ज्यादा दिखाते हैं, उन फिल्मों का एकदम बहिष्कार करिए, हमारे संस्कारों को पोषित करिए। जो भारत विरोधी मन है जिनके, उनको बिल्कुल आप प्रमोट मत करिए, उनको हीरो मत मानिए। जो भारत को बेइज्जत करें, जो भारत की सभ्यता पर आघात करें, उनको आप बिल्कुल मानिए ही मत, उनका तिरस्कार कर दीजिए। अपने आप आपको लगेगा कि हाँ यार ये दंड बड़ा अच्छा लगा। बड़े बड़ों का घमंड टूटता है, बड़ों बड़ों को दंड मिलता है, मेरे दाता की जब आंख खुलती है तीसरी, मेरे शिव की आंख। जी प्रिया। सर के हर एक मैसेज से, हर एक बात से सिर्फ हमें यही संदेश मिलता है कि हमें अपनी रूट से जुड़े रहना है। हमारे मंत्रास, हमारे चक्रास, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, वो सर्वप्रथम है, हमें हर तरह से वो स्वस्थ रखता है, खुश रखता है और बहुत ज्यादा लाइवली रखता है। जैसे सर ने बताया, सर के घर में ही बहुत सारे लोग, उन्होंने बताया उनके घर में नूतन जी हैं, प्रदीप सर हैं, या सर का अगर हम देखते हैं, सर के हर एक गाने में वो अस्तित्व, वो छाप देखने मिलती है। तो वही मैं सभी युवाओं से भी कहना चाहूंगी कि इन सारी चीजों को अपनी जीवन शैली में जरूर आप लेकर आए। सर आप। प्रिया, मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूँ कि ये जो योग है, प्राणायाम है, नियम है, यम है, और जितने भी हमारे इस तरह की मुद्राएं हैं, आसन हैं, और हमारे जीने का ढंग है, हमारा आयुर्वेद है, हमारी सरलता की पद्धति है, हम कम खाते हैं, हम ध्यान में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, क्या है? यदि आप ध्यान से देखें तो भारत के सामान्य जीवन जीने का कला ही ये है। और इसी को देखिए कितना बड़ा हमारे पास संपदा है, लेकिन विदेशियों ने जा जाके इसको पेटेंट करा लिया, और हमें पता ही नहीं चला कि हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है। ये हमारे जीने का मूल ढंग है, ये उनके लिए ये समझिए मिरेकल है, लेकिन हमारा तो ऐसे ही जीने का ढंग ही था। हमारे यहाँ तो, हम तो ऋषियों की संतान हैं, हम तो योगियों की संतान हैं, हम तो ऐसे आश्रमों में, कुटियों में ही रहते थे, पहले तो सामान्य रहते थे, लेकिन कुटिया भी गोबरी से, गाय माता के गोबरी से पोत पोत के इतना स्वच्छ रहता था, उसमें बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया कभी आते नहीं थे, स्वस्थता का एक प्रमाण होता था, और पवित्रता का वो एक प्रतिमान होता था। तो हमारा तो जीवन ही है। तो योग का मतलब ही ये है, जब हम प्रकृति से जुड़े रहें, सादापन से जुड़े रहें, सरलता से जुड़े रहें, वही योग है। और योग वो भी है कि जब हम अपने मन, वचन और कर्म, इन तीनों को स्वस्थ और स्वच्छ रखें। मन में द्वेष के लिए हम खुद ना पालें, कोई हमारे लिए पाल रहा है तो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। आप देखिए, जिसने भी किसी के लिए बुरा चाहा, बुरे का अंत ही बुरा। आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अपना सर ये कीमती समय हमें देने के लिए। बस जाते जाते ये एक लाइन गाते हैं। हाँ, वही मैं आपको बोलने जा रही थी। हो रहा है नृत्य अब
उसको जगाओ, आदि योगी योग डमरू डग डगाओ, सृष्टि सारी हो रही बेचैन देखो, योग वर्षा में मुझे आवो भिगावो, प्राण घुंघरू खन खनाओ, खनक खन खन खनक खन खन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घननन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आज हम यहीं पर इसको खत्म करते हैं सेशन को। धन्यवाद आपका लाइव आने के लिए, उस टाइम हमारे लिए निकालने के लिए, शुक्रिया। आपको भी प्रणाम, और जितने भी हमारे पेज पर जुड़े हुए हैं लोग इस वक्त, उन सबको प्रणाम है। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि भारत के लिए कोई भी हर दिन कोई अच्छा विचार जरूर लिखें, कहीं भी लिखें, अपनी डायरी में लिखें, सोशल पे लिखें, इंस्टाग्राम पे लिखें, ट्विटर पे लिखें। हमको फॉलो करना चाहें हमको कर लें, हमारे यूट्यूब को फॉलो करना चाहें वहाँ कर लें। हम तो अध्यात्म का म्यूजिक भी रिलीज करते रहते हैं, अध्यात्म के विचार भी रिलीज करते रहते हैं, लेकिन अपने आप को हर दिन एक नया विचार दीजिए भारत की बड़ाई में, बड़ों की बड़ाई में, भारत की संस्कृति में। नमस्कार जी। नमस्कार।